Hello students, welcome back to part 7 of molecular base of inheritance. In this part we are going to study about DNA fingerprinting and human genome project. So first of all you should know that what is this DNA fingerprinting. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है इट इज़ ऑल्सो नोन एज डीएनए टाइपिंग और डीएनए प्रोफाइलिंग. इट इज़ अ मॉडर्न टेक्निक दैट कंपेयर्स द डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ एनी टू इंडिविजुअल्स बाय लोकेटिंग द आइडेंटिकल सीक्वेंस ऑफ द न्यूक्लियोटाइड. ठीक है, किसी भी दो इंडिविजुअल जो हैं उनके डीएनए सीक्वेंसेस को कंपेयर किया जाता है न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंसेस को लोकेट करके. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या, ये एक तरह का डीएनए टाइपिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग ही होता है. और ये जो टेक्निक होती है इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर डीएनए स्पेसिफिसिटी. तो क्या है ये जो टेक्निक है, इट इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई अ पर्सन, किसी भी व्यक्ति की पहचान की जा सकती है उसके स्पेसिफिक डीएनए के कारण. And this technique of DNA fingerprinting, it was developed by Alec Jeffrey in 1984. ठीक है, एलेक जेफरी जो थी इन्होंने इस टेक्निक को इन्वेंट किया था इन एन अटेम्प्ट टू फाइंड आउट फॉर द इनहेरिटेड और द जेनेटिक डिजीजेस. जब ये ऐसा नहीं था कि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को ही डेवलप कर रहे थे, ये क्या कर रहे थे, ये कुछ जेनेटिक डिजीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके मार्कर्स के बारे में फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे. तो उन्होंने ये जो है टेक्निक को डेवलप किया विच इज़ कॉल्ड एज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. और इंडिया में जो था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इट वॉज स्टार्टेड बाय डॉक्टर वी.के. कश्यप एंड डॉक्टर लालजी सिंह. इट इज़ नॉट इन योर एनसीईआरटी, ध्यान रखेंगे इसको. ये इंडिया में जो ये फिंगरप्रिंटिंग की जो टेक्निक है इसको स्टार्ट किया गया था डॉक्टर वी.के. कश्यप और डॉक्टर आलजी सिंह के द्वारा. और डीएनए जो है ज़्यादा करके लगभग वी कैन से अबाउट 99.9% ऑफ द डीएनए सीक्वेंस इट इज़ सेम इन ऑल द ह्यूमन बींग्स. सारे ह्यूमन बींग्स में वी कैन से द डीएनए ऑफ द ह्यूमन इज़ ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, बट वेरी स्मॉल अमाउंट, सिर्फ जो है 0.1% जो है डिफरेंसेस दे आर देयर इन द सीक्वेंसेस ऑफ द बेसिस ऑफ द डीएनए. और इसी 0.1% का जो डिफरेंस है उसी के कारण हर इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक फिनोटाइपिक जो है अपीयरेंस होता है. सो वी कैन से हियर दैट डीएनए ऑफ द ह्यूमन इज़ ऑलमोस्ट द सेम फॉर ऑल इंडिविजुअल्स, बट वेरी स्मॉल अमाउंट इट ओनली डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन दैट द फोरेंसिक साइंटिस्ट दे एनालाइज टू आइडेंटिफाई द पीपल. यही 0.1% का जो डीएनए है जिसमें कि डिफरेंस होता है, उसी का ही यूज़ जो है ये फॉरेंसिक साइंटिस्ट किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए करते हैं. Now next one more term is coming over here, that is VNTRs or variable number tandem repeats. उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगी. ये जो डिफरेंसेस हैं जिसमें कि हमने कहा कि 0.1% का जो डीएनए है सिर्फ वही डिफरेंस रहता है, बाकी 99.9% जो है डीएनए सभी इंडिविजुअल का सेम होता है. तो दीज डिफरेंसेस, ये जो 0.1% का डिफरेंस है, इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. क्या बोला जाता है इसको, इट इज़ कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. यानी कि डीएनए जो है यहाँ पर मैनी फॉर्म्स या डिफरेंट फॉर्म्स में मिल रहा है. एंड दिस पॉलीमॉर्फिज्म, दीज आर द की फॉर डीएनए टाइपिंग. यही जो है डीएनए टाइपिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का की पॉइंट होता है. पॉलीमॉर्फिज्म जो है दे आर मोस्टली यूजफुल फॉर द साइंटिस्ट. कौन से साइंटिस्ट, फोरेंसिक साइंटिस्ट. एंड इट इज़ कंसिस्टिंग ऑफ द वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डीएनए एट स्पेसिफिक लोकाई. कुछ स्पेसिफिक लोकस पे जहाँ पर कि जीन्स प्रेजेंट होते हैं उनमें क्या होता है, इसमें डीएनए की लेंथ में वेरिएशंस होते हैं.
or it is most important segment of the DNA test made up for short repetitive nucleotide sequences. These are called as VNTRs or the variable number of tandem repeats. अब ये क्या है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स? पहले आपको पॉलीमॉर्फिज्म समझ में आ गया कि डीएनए, अब देखिए यहाँ जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि पॉलीमॉर्फिज्म जो हो गया, जो 0.1% डीएनए में डिफरेंस है उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। इसी का ही जो है यूज़ फॉरेंसिक साइंटिस्ट करते हैं, ओके, किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए। Then comes the variable number tandem repeats. So DNA fingerprinting, it involves the identification of the differences. अब यही जो specific regions जो DNA के हैं जहाँ पर कि डिफरेंसेस होता है, इनको हम कहते हैं रिपीटेटिव सीक्वेंसेस। ठीक है, क्या होता है कि हर इंडिविजुअल में पर्सन टू पर्सन ये जो VNTR हैं ये वेरी करते हैं। तो अब पहले हम देखिए कि ये VNTR क्या होते हैं। VNTR क्या है? दीज आर द रिपीटेटिव DNA। ठीक है, ये DNA की सीक्वेंस है जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं। दी शॉर्ट रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, और ये हर व्यक्ति में क्या है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंसेस अलग अलग होती हैं। सो दिस शॉर्ट रिपीटेटिव न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस, दीज आर कॉल्ड एज VNTRs और वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स विच वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। यही जो है हर पर्सन की अलग अलग होती है। तो VNTR सब पर्सन का अलग अलग होता है, इसी के ही कारण जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनता है। ओके, द VNTRs ऑफ 2 persons मे बी ऑफ द सेम लेंथ। ठीक है, ये जो है वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स जो हैं ये सेम लेंथ का तो हो सकता है, एंड द सीक्वेंस एट सर्टन साइट्स मे बी सेम बट वेरी एट अदर्स। ठीक है, तो ये क्या है, कुछ साइट्स में VNTRs जो हैं ये दो लोगों में कुछ साइट्स में ये एक जैसा हो सकता है, लेकिन कुछ साइट्स में ये अलग होता है, यानी कि ये डिफरेंस शो कर देता है। तो VNTRs क्या होते हैं? VNTRs जो हैं इनको हम मिनी सैटेलाइट्स भी कहते हैं। तो व्हाट इज़ दिस? VNTRs, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट्स, एंड दिस मिनी सैटेलाइट्स, अब ये देखिए ये वर्ड याद रखिए आप, मिनी सैटेलाइट किसको बोला गया है? मिनी सैटेलाइट जो है ये VNTRs को ही बोला गया है। वही जो सीक्वेंसेस हैं जो कि पर्सन टू पर्सन चेंज होती हैं और हर पर्सन का अपना एक स्पेसिफिक VNTR होता है। हमने क्या कहा कि जो VNTRs होते हैं दे बिलोंग टू द मिनी सैटेलाइट क्लास ऑफ द सैटेलाइट DNA। तो VNTRs क्या हैं? दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट्स, एंड दिस वॉज डिस्कवर्ड बाय एलेक जेफरी। ओके, द नंबर and the position of the mini satellites or VNTR in the restrictions fragments। अब यहाँ restriction fragments हम कैसे किसको कह रहे हैं? वही specific लोकाई या वो DNA का वो पार्ट जहाँ पर कि ये DNA के VNTRs present हैं, they are called as the restriction sites। So the number and the position of the mini satellites or the VNTRs in the restriction fragments is different for each DNA, and the length of the restricted fragment it depends on the number of the VNTR। ठीक है, तो VNTR जहाँ जहाँ प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट्स जो हैं वो अलग अलग बनेंगे। ठीक, so we can say that the VNTRs of the 2 person they may be of same length and sequences at certain sites। ठीक है, कुछ साइट्स पे दो लोगों के VNTR सेम भी हो सकते हैं, लेकिन दूसरे साइट्स पे क्या होते हैं, they can vary। So the VNTRs belongs to the mini satellite class of DNA। A small DNA sequence, it is arranged randomly in many copies। Number varies from chromosome to chromosome in an individual। ठीक है, इस तरीके से इसको हम कहते हैं VNTRs और वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ द रिपीट्स ऑल्सो शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। यही मैंने आपको बता दिया कि यही जो डिफरेंसेस होते हैं, ओके, जो 0.1% का डिफरेंस होता है, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म। तो ये नंबर ऑफ रिपीट्स जो हैं दे ऑल्सो शो डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म ऑल्सो। कॉन्सिक्वेंटली द साइज ऑफ द VNTRs वेरीज इन साइज ऑल्सो। ये VNTRs जो हैं इनके साइज़ भी चेंज होते हैं।
देयरफॉर व्हेन द जीनोम, अगर यही जो है, अगर हम किसी दो व्यक्ति का जीनोम जो है उसको कट करेंगे विद द सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो उनके फ्रेगमेंट्स जो हैं क्या होंगे, इट विल ऑल्सो बी डिफरेंट फॉर बोथ द पीपल्स, क्योंकि उनके VNTRs के अलग अलग लेंथ होने के कारण रेस्ट्रिक्शन साइट से अलग अलग फ्रेगमेंट्स के कटिंग होगी. Then DNA fingerprint can be prepared from extremely minute amount of blood, semen, hair bulb or any other cell of the body. काफ़ी छोटा सा अमाउंट भी किसी भी चीज़ का मिलता है तो उससे जो है वो DNA फिंगरप्रिंट को प्रिपेयर किया जा सकता है. वी कैन से DNA कंटेंट जो 1 माइक्रोग्राम जो है वो भी सफिशिएंट होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग के लिए. सो दीज, अब हम देखते हैं जो VNTRs वाली जो बात हम कर रहे थे कि दीज VNTRs DNA दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द बल्क जीनोमिक DNA. अब देखिए वो 99.9% से इस 1% को सेपरेट करना, और इस 1% से भी हम रिपीटेटिव DNA या VNTRs को सेपरेट जो किया जाता है, इट इज़ डन बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. So these repetitive DNAs, they are separated from the bulk genomic DNA. bulk genomic DNA मतलब जो पूरा का पूरा 99.9% जो DNA है, it is called as bulk genomic DNA is as a different peaks. ठीक है, 2 पीक में मिलेगा, एक bulk genomic DNA का होगा और एक रिपीटेटिव DNA का होगा, विच इज़ ओनली 0.1%. ये जो है ये सेपरेट कर लिया जाता है बाय डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन. द बल्क DNA, जो बल्क DNA है, जो ज़्यादा वाला DNA है, ये मेजर पीक बनाता है DNA का, और जो छोटे पीक बनाते हैं उनको हम सैटेलाइट DNA कह रहे हैं, वही जो VNTR है. ओके, VNTR का ही जो कुछ जो सैटेलाइट DNA उसी का कुछ पार्ट जो है वो VNTR है, और सैटेलाइट DNA हमने किसको बोला था, 0.1% है वो पूरा का पूरा सैटेलाइट DNA, और उसी में से जो है जो थोड़ा सा पार्ट है इट इज़ ऑफ द VNTR. सो द बल्क DNA इट फॉर्म्स द मेजर पीक एंड द DNAs फॉर्मिंग द अदर स्मॉल पीक्स, दे आर कॉल्ड एज द सैटेलाइट DNA. और इसी सैटेलाइट DNA जो है इसको 2 कैटेगरीज में बांटा गया है, मिनी सैटेलाइट एंड द माइक्रो सैटेलाइट. ठीक है, और यही VNTRs जो हैं दे कम अंडर द मिनी सैटेलाइट कैटेगरीज. Got this point? So the satellite DNA, it is classified into 2 categories, mini satellite and micro satellites, based on the following criteria. किस हिसाब से इनको सैटेलाइट DNA जो 0.1% था उसमें मिनी और माइक्रो में उसको डिवाइड किया, ये डिवाइड किया बाय द फॉलोइंग क्राइटेरिया. बेस कंपोजिशन AT रिच और GC रिच. ठीक है, कि जो आपके नाइट्रोजन बेसिस हैं, अगर वो बल्क DNA जो मिला है, जो दूसरा सैटेलाइट DNA है, उसमें जो है कुछ पार्ट जो हैं जिसमें कि एक वो होगा एडिनाइन या थाइमिन रिच होगा, और दूसरा जो होगा वो ग्वानिन साइटोसिन रिच हो सकता है. तो इस बेस कंपोजिशन के हिसाब से उनको हमने मिनी और माइक्रो सैटेलाइट में कम या डिफ्रेंशिएट कर दिया. दूसरा लेंथ ऑफ द सेगमेंट, और तीसरा है नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स. इसके हिसाब से हमने जो है उसको डिवाइड किया इनटू द मिनी एंड द माइक्रो सैटेलाइट्स. These sequences form a large portion of the human genome but do not code for any protein. अब ये जो पार्ट्स हैं ये सारे के सारे, ये जो 0.1% वाले होते हैं, ये क्या करते हैं, ह्यूमन जीनोम का लार्ज पोर्शन बनाते तो हैं. पूरे ह्यूमन जीनोम की बात कर रहे हैं, सारे ह्यूमन बींग्स की अगर जीन्स की बात करते तो हम उसको ह्यूमन जीनोम कहते हैं. ठीक है, तो उसके पूरा का पूरे बहुत ज़्यादा पोर्शन बना लेते हैं, लेकिन फिर भी ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करते हैं. These sequences show high degree of polymorphism. इसमें क्या है, ये हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, मतलब कि ये कई फॉर्म्स में मिलते हैं, और यही जो है DNA टाइपिंग का मेन बेसिस होता है. कौन, सैटेलाइट DNA. Now let us see once again DNA polymorphism. If an inheritable mutation is observed in a population at high frequency, it is referred as DNA polymorphism.
अगर एक कोई पॉपुलेशन है उसमें एकदम से हाई फ्रीक्वेंसी में अगर उस पॉपुलेशन में म्यूटेशन दिखाई देता है और वो म्यूटेशन जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी में दिखाई दे रहा है, मतलब कि इट इज़ ऑब्जर्वेबल, तो इसको हम कहते हैं डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। तो व्हेन द डिफरेंसेस दे ऑफ द डीएनए दे आर इन मैनी फॉर्म्स, इट इज़ कॉल्ड एज डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। पॉलीमॉर्फिज्म इन डीएनए सीक्वेंस, अब अगर डीएनए सीक्वेंस की हम पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं तो इट इज़ द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम एज वेल एज द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भी जो जीन्स की मैपिंग होती है उसमें भी इसका यूज़ किया जाता है, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में भी पॉलीमॉर्फिज्म का यूज़ होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो है कैसे बनता है, इट अराइजेज ड्यू टू म्यूटेशन। जो डीएनए जो है ये डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे मिलेगा, ये मिलता है ड्यू टू म्यूटेशंस। नाउ डिफरेंस बिटवीन द रिपीटेटिव डीएनए एंड द सैटेलाइट डीएनए, ओके। जो VNTRs हैं और सैटेलाइट डीएनए में क्या डिफरेंस होता है। सैटेलाइट डीएनए में ही आपका रिपीटेटिव डीएनए भी है, जैसे हमने बोला था कि दो में डिवाइडेड होता है सैटेलाइट डीएनए इनटू मिनी एंड द माइक्रो सैटेलाइट। तो रिपीटेटिव डीएनए जो है इट इज़ अ टाइप ऑफ वही VNTRs, ठीक है। सो रिपीटेटिव डीएनए जो है इट रिफर्स टू द सीक्वेंस ऑफ द डीएनए वेयर अ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इट इज़ रिपीटेड मैनी टाइम्स एंड दे कोड फॉर प्रोटीन्स। अब यहाँ पर ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये डीएनए का वो स्ट्रेच है जो कि बार बार रिपीट हो रहा है और ये किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है। और दूसरा जो सैटेलाइट डीएनए इट रिफर्स टू दोज रिपीटेटिव डीएनए, यहाँ पर भी क्या है, रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंसेस हैं जो कि लार्ज पोर्शन भी बना रहे हैं, लेकिन ये किसी भी प्रोटीन को कोड नहीं करता है, ठीक है। सो गॉट द डिफरेंस बिटवीन द रिपीटेटिव डीएनए एंड द सैटेलाइट डीएनए। दोनों ही क्या है, डीएनए की रिपीटेटिव सीक्वेंस है जो कि बार बार रिपीट हो रही हैं, लेकिन क्या है, रिपीटेटिव डीएनए जो है ये प्रोटीन को कोड कर रहे हैं, और जो सैटेलाइट डीएनए दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन्स। Then now let us see the technique of DNA fingerprinting. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है इट इन्वॉल्व सदर ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस पूरी की पूरी जो मेथड है इसको हम सदर्न ब्लॉटिंग हाइब्रिडाइजेशन भी कहते हैं, यूजिंग द रेडियो एक्टिव VNTR एज अ प्रोब। हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, रेडियो एक्टिव VNTR प्रोब का यूज़ करेंगे, ठीक है। And only a small amount of tissue or sample like blood, semen, skin cells or the follicle cells of hair root, they are needed for DNA fingerprinting. DNA content of about only 1 microgram, it is sufficient for this process. Now let us see step by step DNA fingerprinting. एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए इज़, सबसे पहला जो इसका पॉइंट है दैट इज़ एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए। अब देखिए अगर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करनी है तो हमको डीएनए को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो डीएनए इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल बाय लाइसिस, मतलब हमको पहले सेल का जो सेल वॉल है उसको हटाना पड़ेगा, सेल मेम्ब्रेन को हटाना पड़ेगा। तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हमने पहले भी देखा है इन बायोटेक्नोलॉजी में कि सेल को लाइसिस करके क्या है, हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इफ़ द कंटेंट ऑफ द डीएनए इज़ लिमिटेड, अगर कुछ ही क्वांटिटी में अगर डीएनए है या बहुत कम क्वांटिटी में डीएनए है तो हम उसके नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए। हमको बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में हम देखेंगे अगर हमको कोई भी एक्सट्रैक्टेड या डिज़ायर्ड डीएनए है उसकी बहुत सारी कॉपीज़ अगर बनानी होती है तो वी यूज़ दिस प्रोसेस विच इज़ कॉल्ड एज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो पहला पॉइंट क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ द डीएनए। डीएनए इज़ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सेल इन अ हाई स्पीड रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज मशीन। देन उस डीएनए को जो छोटा सा हमको क्वांटिटी में मिला है उसको एम्पलीफाई किया जाता है बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देन कम्स द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेशन। सो अब यहाँ पर क्या है, जो ये डीएनए है इसके हम क्या करेंगे, इट विल बी कट इनटू फ्रेगमेंट्स, इसको छोटे छोटे से
फ्रेगमेंट्स में कट किया जाता है बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम. ओके, so the DNA is cut into fragments at specific sites using restriction enzyme. Then comes the separation of the DNA fragments. अब जो है यही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाली प्रोसेस यहाँ पर काम आएगी. द DNA फ्रेगमेंट्स दे आर इंट्रोड्यूस्ड और लोडेड एंड पास थ्रू इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप कंटेनिंग एगेरस जेल एज अ मीडियम. देखिए बच्चों, यहाँ मैंने आपको इसीलिए बायोटेक्नोलॉजी का चैप्टर पहले बता दिया, तो आपको ये वाला पार्ट यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि DNA फ्रेगमेंट्स को एगेरस जेल वाले मेथड से, इलेक्ट्रोफोरेसिस से हम किस तरीके से उसको सेपरेट कर लेते हो. इल्यूशन मेथड थी, इथीरियम ब्रोमाइड से हम उसको अल्ट्रावायलेट लाइट के अंदर व्यू कर रहे थे. सो द DNA फ्रेगमेंट्स जो हैं, जो कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किए गए हैं, उनको क्या किया जाता है, उनको एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेटअप से पास किया जाता है, जिसमें क्या है, एगेरस जेल एक मीडियम के रूप में प्रेजेंट है. यहाँ पर क्या है कि छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं वो ज़्यादा दूर तक जाते हैं, और ये फ्रेगमेंट्स जो हैं दे कैन बी स्टेन्ड बाय इथीरियम ब्रोमाइड एंड दे कैन बी व्यूड अंडर अल्ट्रा वायलेट लाइट. तो ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का मेथड होता है, जिसमें कि रेस्ट्रिक्टेड जो फ्रेगमेंट्स होते हैं ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड की तरफ मूव करते हैं, बिकॉज DNA जो होता है ये निगेटिवली चार्ज होता है बिकॉज ऑफ द फॉस्फेट ग्रुप. ओके, स्मॉलर फ्रेगमेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, दे मूव टूवर्ड्स द पॉजिटिव पोल ड्यू टू द लेस मॉलिक्यूलर वेट. सो आफ्टर द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस DNA फ्रेगमेंट्स they are arranged according to their molecular weight. These separated fragments now they can be visualized by staining them with a dye that fluoresces ultraviolet radiation, which is इथीरियम ब्रोमाइड. ओके, तो ये था आपका जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड. ये आप डिटेल में बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में भी मेरे वीडियो में देख सकते हैं. नाउ इन फिफ्थ स्टेप दैट इज़ सदर्न ब्लॉटिंग. देखिए सबसे पहले स्टेप में हमने याद करिए कि हमने पहले देखा था इट वाज एक्सट्रैक्शन ऑफ DNA, उसके बाद पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से रेस्ट्रिक्शन डाइजेशन, फिर उसके बाद सेपरेशन ऑफ DNA फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. देन द फिफ्थ स्टेप इट इज़ कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग और सदर्न ट्रांसफ़र. ये नाम जो है सदर्न साइंटिस्ट के नाम पर दिया गया था. E.M. Southern is the discoverer of southern blotting. So the separated DNA sequences जो कि इल्यूशन के द्वारा एगेरस जेल से सेपरेट किए गए जो DNA सीक्वेंसेस हैं, अब इनको क्या किया जाता है, दे आर देन ट्रांसफर्ड ऑन टू अ नायलॉन और द नाइट्रोसेल्युलोज जेल. फिर इसको एक नायलॉन शीट पे या एक जेल जो कि नाइट्रोसेल्युलोज का जेल रहता है उसके ऊपर ये जो DNA के फ्रेगमेंट्स हैं इनको वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है. देन ये जो प्रोसेस है इट इज़ कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग आफ्टर इट्स डिस्कवरर E.M. सदर्न. ये जो जेल होता है ये बहुत फ्रेजाइल होता है. सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव. ये जो सदर्न ब्लॉटिंग वाला जो जेल होता है इसके अंदर जो नाइट्रोसेल्युलस जेल होता है इट इज़ वेरी फ्रेजाइल. दैट इज़ वाई इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द DNA फ्रॉम द जेल एंड परमानेंटली अटैचेस इट टू अ सॉलिड सपोर्ट. सो दिस इज़ accomplished by the process of southern blotting. This the first step to denature the DNA in the gel, which means that the double-stranded restriction fragment are chemically separated into the single-stranded form. अब यहाँ पर southern blotting में क्या हो रहा है आपका, सदर्न ब्लॉटिंग में अब ये जो डबल स्टैंडर्ड DNA था उसको डीनेचर किया जाता है इन द जेल, और फिर ये जो है ये डबल स्टैंडर्ड में डबल स्टैंडर्ड से सिंगल स्टैंडर्ड में केमिकली इसको सेपरेट कर दिया जाता है. तो सदर्न ब्लॉटिंग में क्या आ गया कि जो एगेरोस जेल में ये था यहाँ से इसको सेपरेट किया जाता है बिकॉज द जेल इज़ फ्रेजाइल. अब ये जो है इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव द DNA फ्रॉम द जेल. उस जेल से इसको रिमूव करके और इसको एक परमानेंटली इसको अटैच करना है एक सॉलिड सपोर्ट में. ठीक है, और इसको सॉलिड सपोर्ट में परमानेंटली अटैच करने की जो मेथड है इट इज़ कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉटिंग. अब इसमें जो सदर्न ब्लॉटिंग में जो फर्स्ट स्टेप है
दैट इज़ द डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए। डीनेचुरेशन ऑफ द डीएनए का मतलब होता है कि डीएनए जो डबल स्टैंडर्ड है उसको सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट करना या चेंज कर देना, ठीक है। द डीएनए, अब ये जो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बन गया है, इट इज़ देन इज़ ट्रांसफर्ड टू द प्रोसेस ऑफ ब्लॉटिंग टू अ शीट ऑफ नायलॉन। द नायलॉन एक्ट्स लाइक अ इंक ब्लॉटर, ठीक है। एक जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर होता है उस तरीके से ये नायलॉन जो है इंक ब्लॉटर की तरह काम करता है। एंड ब्लॉट्स ऑफ द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट, जितने भी डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं उनको ये ब्लॉट कर लेता है, मतलब अपने पास चिपका लेता है। Blots of the separated DNA fragments, the restricted fragments invisible at this stage, are irreversibly attached to the nylon sheet विच इज़ कॉल्ड एज द ब्लॉट, ठीक है। अभी ये जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं ये इनविजिबल है, ये दिखाई नहीं दे रहे हैं, और ये इरिवर्सिबली मतलब ये वापस से वहाँ से उस नायलॉन मेम्ब्रेन से जो है ये वापस से बाहर नहीं आएंगे, ये उसमें ब्लॉट की तरह चिपक गए। जैसे कि ब्लॉटिंग पेपर पे इंक चिपक जाती है, उसी तरीके से ये सेपरेटेड जो डीएनए फ्रेगमेंट्स हैं ये उस ब्लॉट पे अटैच हो जाते हैं। सो दिस प्रोसेस इट इज़ कॉल्ड एज सदर्न ब्लॉट by the name of Edward Southern in 1970. Okay, this was southern blotting. आपको उतना डिटेल में टेक्स्ट बुक में नहीं है, which I have explained you in detail. Then comes hybridization. अब ये जो नायलॉन शीट है जिसमें कि ये डीएनए आकर अटैच हो चुके हैं, now this nylon sheet it is immersed in a bath and radioactive probes of known DNA sequences are added. अब इसको एक बाथ में डाल दिया जाता है। तो अब यहाँ पर क्या है कि टू डिटेक्ट द VNTR locus on restricted fragments, we use single standard radioactive DNA probe which have the base pair sequences complementary to the DNA sequences at the VNTR locus. Commonly we use a combination of at least 4 to 6 separate DNA probes. Labeled probes are attached with the VNTR loci of the restricted DNA fragments. This process it is called as hybridization. अब देखिए ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए था किस में, नायलॉन शीट के अंदर। अब हम इसमें क्या करेंगे, टारगेट स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस को उसमें डाल देंगे, वो भी सिंगल स्टैंडर्ड है। अब ये क्या होंगे कि जो इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री होगा ये उस VNTR सीक्वेंस को जाकर हाइब्रिडाइज कर देगा, मतलब उसके साथ जुड़ जाएगा, फॉर्मिंग द हाइड्रोजन बॉन्ड जिस तरीके से बनते तो वो उसके साथ जाकर पेयरिंग शो कर देगा, ठीक है। अब ये जो लेबल प्रोब्स हैं दे आर अटैच विद द VNTR लोकाई ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स। जो रेस्ट्रिक्टेड डीएनए फ्रेगमेंट्स नायलॉन की शीट में हैं और हमने रेडियो एक्टिव प्रोब्स जो हैं वो ऐड किए हैं उस मीडियम में, तो क्या होगा, ये प्रोब्स जो हैं अपने टारगेट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस से जाकर क्या हो जाएंगे, हाइब्रिड का फॉर्मेशन कर लेंगे या हाइब्रिडाइज हो जाएंगे, ठीक है। देन द नेक्स्ट स्टेप कम्स दैट इज़ कॉल्ड एज ऑटो रेडियोग्राफी। अब ये जो नायलॉन शीट है जिसमें कि हाइब्रिडाइजेशन हो गया है इज़ देन प्रेस्ड ऑन एन एक्सरे फिल्म, ठीक है। अब इसको एक एक्सरे फिल्म में प्रेस कर देते हैं, फिर जो है एक ऑटो रेडियोग्राम जो है वो डेवलप होता है जिसमें कि बहुत सारे बैंड्स जो हैं अलग अलग साइजेस के और पैटर्न के दिखाई देते हैं फॉर एन इंडिविजुअल डीएनए। कोई भी दो इंडिविजुअल जब तक कि वो आइडेंटिकल या मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होते किसी पॉपुलेशन में, उनके जो डीएनए हैं वो मैच नहीं होंगे। सो दिस वॉज ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब कि उस नायलॉन शीट को हमने एक्सरे फिल्म में प्रेस किया, फिर इसका ऑटो रेडियोग्राम जो है वो डेवलप करते हैं जिससे कि एक कैरेक्टराइज पैटर्न में डीएनए जो है किसी इंडिविजुअल का दिखाई देता है। दिस वॉज ऑटो रेडियोग्राफी। अब ऑटो रेडियोग्राफी को एक बार और मैं आपको बताती हूँ। नायलॉन शीट कंटेनिंग द रेडियो एक्टिव प्रोब एक्सपोज टू द एक्सरे, इसको जब हम इस नायलॉन शीट को जिसमें कि वो रेडियो एक्टिव हाइब्रिडाइज प्रोब्स हैं उसको जब हम एक्सरे में एक्सपोज करते हैं, स्पेसिफिक बैंड्स दे आर अपीयर्ड ऑन द एक्सरे फिल्म्स।
These bands are the areas where the radioactive probes bind with the VNTR. ये वही बैंड है जहाँ पर कि उस रेडियो एक्टिव प्रोब से वो VNTR जो है वो अटैच हो गया है. This appears the specific restricted fragment length pattern and this allows the analyzer जो कि DNA को एनालाइज कर रहा है to identify a particular person DNA. तो अगर क्राइम सीन के हम अगर 3-4 लोग के ऊपर हमको शंका है, उनके DNA को अगर हम यहाँ पर डालते हैं तो जिसका भी DNA मैच करेगा, यानी कि जिसका DNA उसके साथ हाइब्रिडाइज हो जाएगा, तो वो जो है वो कल्प्रिट होता है. So the probability of two unrelated individual having the same pattern of the location and repeat number of mini satellite or VNTR is only 1 in 10 billion. पूरे के पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन 6.1 बिलियन में सिर्फ एक ही व्यक्ति जो मतलब सिर्फ एक का ही गुंजाइश हो सकती है कि उसका लोकेशन जो है वो मैच करे. In India, the Center of DNA Fingerprinting and Diagnosis, it is located at Hyderabad. ये आप याद रखेंगे. So this was all with your technique of DNA fingerprinting. यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो रेडियोग्राफी जो है उसमें इस तरीके के जो है वो पैटर्न दिखाई देते हैं. तो यहाँ पर इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है कि एक क्राइम सीन है. यहाँ पर देखिए, एक क्राइम सीन हुआ है, वहाँ पर जो है ये कुछ सैंपल मिला है. समझिए कि हेयर का सैंपल मिला, स्किन का सैंपल मिले या ब्लड का सैंपल मिला. तो उसके जब DNA को देखा गया, फिर जब उसके DNA के फ्रेगमेंट से जब VNTRs को देखा गया तो इस तरीके के जो है VNTRs दिखाई दिए. नंबर ऑफ शॉर्ट टैंडम रिपीट्स. आप देखिए इस तरीके का जो है क्रोमोज़ोम का पैटर्न. यहाँ देखिए क्रोमोज़ोम 16 में इस तरीके से दिखेगा, क्रोमोज़ोम नंबर 2 इस तरीके का, और क्रोमोज़ोम नंबर जो 7 है वो इस तरीके का जो है वो दिखाई देगा अलग अलग लोकस पे. तो ये DNA फ्रॉम द क्राइम सीन है. अब समझिए कि क्राइम सीन पे 2 लोग प्रेजेंट थे, A और B. ओके, अब इन पे शंका है कि ये हो सकते हैं. तो अब वही पूरे के पूरे मेथड से जो है हम पूरे DNA को सिंगल स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर दिया. फिर उसके बाद जो है हम इसका हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे विद DNA ऑफ द इंडिविजुअल A और DNA फ्रॉम द इंडिविजुअल B. देखिए ये A और B दोनों का, और ये C का. ऑटो रेडियोग्राफी में हम देखेंगे यहाँ पर एम्पलीफाइड रिपीट सेपरेटेड बाय साइज ऑन द जेल गिवर DNA फिंगरप्रिंट. इस तरीके से आप देखिए ये B का है, ये A का है और ये C का है जो कि क्राइम सीन में मिला है. मतलब A और B जो हैं वो उनमें से एक जो है वो C से मैच करना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर कौन सा मैच कर रहा है, यू कैन सी ओवर हियर. ये देखिए ये ब्लू लाइन, ये एक और ब्लू लाइन, और ये 2 येलो लाइन और ये 2 रेड लाइन. सो दिस इज़ मैचिंग दिस वन. सो B जो है he is the culprit. Okay, by this way we can recognize it. जिसे आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका क्रोमोज़ोम नंबर 16 ये इसके साथ मैच कर रहा है, ये इसके साथ मैच कर रहा है. क्रोमोज़ोम नंबर 2 ये क्रोमोज़ोम नंबर 7. ओके, इस तरीके से जो है वी आर यूजिंग दिस DNA फिंगरप्रिंटिंग इन फोरेंसिक साइंस. Now, application of DNA fingerprinting. It has become a very useful tool for identification of criminals in the forensic laboratories, as the polymorphism are inherited from one generation to the next. DNA fingerprinting, it forms the basis of the paternity testing in case of disputes to identify the real biological father. ठीक है, रियल बायोलॉजिकल फादर को पहचानने में भी ये टेक्निक जो है वो हेल्प करती है, और क्रिमिनल्स को पहचानने में फॉरेंसिक लेबोरेटरी में ये एक बहुत ही यूज़फुल टूल होता है. और इट इज़ यूज्ड टू वेरीफाई वेदर अ माइग्रेंट इज़ रियली. जैसे कि क्या होता है कि कहीं पर कोई एक व्यक्ति की डेथ हो जाती है और उसके पास में कोई उसके बच्चे वगैरह नहीं है, तो कोई क्लोज़ रिलेटिव अगर कोई फॉरेन से आ जाता है और कहता है कि इसकी जो प्रॉपर्टी है मुझे मिलनी चाहिए, सो उसको भी देखने के लिए कि वो कितना क्लोज़ रिलेटिव है, तो उसको भी इस DNA फिंगरप्रिंटिंग से चेक किया जा सकता है. इट इज़ यूज़फुल टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप्स टू रीराइट द बायोलॉजिकल इवोल्यूशन.
ठीक है, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की स्टडी करने के लिए जो है भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। पैटर्निटी टेस्ट में तो होता ही है। दिस इज़ द मेजर एप्लीकेशन ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ इन डिटरमाइनिंग द फैमिली रिलेशनशिप फॉर आइडेंटिफाइंग द ट्रू बायोलॉजिकल फादर्स। अब यहाँ पर क्या किया जाता है, डीएनए सैंपल जो है वो चाइल्ड का, मदर एंड पॉसिबल फादर्स, कोई दो लोग जो हैं वो बोल रहे हैं कि हम इस बच्चे के फादर हैं, या ये बोलने के लिए कि ये ही इस बच्चे का फादर है, तो उस दो जो भी पॉसिबल फादर्स हैं उनके सैंपल लिए जाते हैं और फिर डीएनए फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो ऑब्टेन किए जाते हैं एंड द प्रिंट्स ऑफ द चाइल्ड DNA match to the prints of the biological parents. So this is the way, or these are the applications of DNA fingerprinting. Now what is genomics? Genome refers to a complete set of genetic information, that is the haploid set of chromosomes and their genes of a cell. A haploid cell or the organism has a single genome. A diploid cell or the organism has two genome, and a polyploid has more than two genome. ओके, तो जीनोम क्या हो गया? जीनोम जो है एक कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, जो कि हम कहेंगे कि हैप्लॉइड सेल में जो होती है उसमें जितने भी सेल्स प्रेजेंट है एक हैप्लॉइड सेल के हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम में, और उसके अंदर जितने भी जीन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं जीनोम, उसको बोला जाता है जीनोम। ठीक है, तो जैसे कि एक हैप्लॉइड सेल में सिंगल जीनोम होता है और डिप्लॉइड सेल में 2 जीनोम होता है, और अगर एक जैसे कि ट्रिप्लॉइड आपका एंडोस्पर्म होता है उसमें ट्रिपल जीनोम होता है, और एक पॉलीप्लॉइडी में मोर देन 2 जीनोम्स होते हैं। और ये जो वर्ड जीनोम है इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय एच विंकलर इन 1920। एच विंकलर ने इसको डिस्क्राइब किया था। द वर्ड जीनोमिक्स इट हैज़ बीन ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड जीनोम। जीनोम वर्ड से ही जीनोमिक वर्ड आया है। ये एक बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था जिसमें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बनाया गया था। ठीक है, तो इट वाज अ वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ सीक्वेंसेस, पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंसिंग करने का एक प्रोजेक्ट था जो कि ईयर 1990 में लॉन्च किया गया था। सो वी कैन से दैट ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट, एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था। फिर से देखिए, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए सीक्वेंसेस। If two individuals differ, then their DNA sequences should also be different, at least at some places. This assumption led to the quest of finding out the complete DNA sequences of the human genome. तो साइंटिस्टों ने ये सोचा कि क्यों ना पूरे के पूरे ह्यूमन में जो जीन्स प्रेजेंट हैं उनकी सीक्वेंसिंग की जाए। With the establishment of the genetic engineering techniques, where it was possible to isolate and clone any piece of DNA, and availability of the simple and fast techniques for determining DNA sequences, a very ambitious project of sequencing human genome, it was launched in the year 1990। तो जब ये टेक्निक्स जो थी जेनेटिक इंजीनियरिंग की ये सब बन गई, इनका इस्टेब्लिशमेंट हो गया, तो इसके बाद ही जो था ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है ये पॉसिबल हो पाया। तो ह्यूमन जीनोम के प्रोजेक्ट क्या है? इट इज़ अ वेरी मेगा प्रोजेक्ट। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड द रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट इफ़ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोज। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहा जाता है? बिकॉज अब देखिए, द ह्यूमन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट। तो ह्यूमन जीनोम जो है इट कंसिस्ट ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। ठीक है, एक ह्यूमन जीनोम में जो है कितने बेस पेयर्स होते हैं? 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर। एंड इफ द कॉस्ट ऑफ सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड इज $3 पर बेस पेयर। ठीक है, अगर ये एस्टिमेट किया जाता है कि एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 जो है वो खर्च होते हैं,
एट द बिगनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट ऐसा एस्टिमेट किया गया था कि 3 × 10⁻⁹ बेस पेयर हैं और हर एक बेस पेयर को जो है सीक्वेंसिंग करने के लिए जो एस्टिमेटेड कॉस्ट है इट वाज 3 पर बेस पेयर। सो अगर इसका हम पूरी की पूरी प्रोजेक्ट की अगर कॉस्टिंग लगाएं तो इट इज़ $9 बिलियन। फर्दर इफ़ द ऑप्टेन सीक्वेंसेस, अब अगर चलिए ये सीक्वेंसेस को हमने ऑप्टेन भी कर लिया तो इसको स्टोर करने की बात आती है। तो इफ़ इट इज़ स्टोर्ड इन द टाइप्ड फॉर्म इन द बुक्स ईच विथ 1000 पेजेस, अगर बुक्स में इसको अगर हम स्टोर करते हैं और हर बुक में अगर 1000 पेजेस हैं और हर पेज में 1000 लेटर्स हैं तो क्या होगा 3300 बुक्स जो हैं इट वुड बी रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। अगेन अ वेरी बिग लमसम टास्क। Then HGP was closely associated with the development of a new area in biology which is called as bioinformatics। फिर उसके बाद क्या हुआ, HGP जो है उसको क्लोजली एसोसिएट किया गया बायोलॉजी की एक नई ब्रांच में विच इज़ कॉल्ड एज बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब इनॉर्मस डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड, अब इसको अगर हम कंप्यूटराइज वे में लेंगे तो हमको हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस चाहिए, उसमें डाटा स्टोरेज उतना ज़्यादा होना चाहिए, उसका रिट्रीवल उसका एनालिसिस भी उतनी ही स्पीड में ज़रूरी है। देन कम्स द गोल ऑफ HGP। देखिए गोल ऑफ HGP कई बार पूछ लेते 3 मार्क्स में, तो इसको लर्न कर लीजिएगा। सो देर आर सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स ऑफ HGP। That is, first of all, identify all the approximately 20,000 to 25,000 genes in the human DNA। सबसे पहला गोल तो ये था कि identify all the genes in the human DNA। देन जो कि 20,000 से लेके 25,000 जीन्स हैं उन सबको आइडेंटिफाई किया जाए। देन डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप द ह्यूमन DNA। फिर उसके बाद जितने भी वो आपके 3 × 10⁹ बेस पेयर्स थे उन सीक्वेंसेस को जो कि पूरा का पूरा ह्यूमन DNA बनाते हैं उनको डिटरमाइन करना। देन स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेसेस, फिर इनको स्टोर करना और फिर डाटा एनालिसिस के लिए इम्प्रूव टूल्स का यूज़ करना। देन ट्रांसफ़र दिस, अब ये जो भी इंफॉर्मेशन हमको मिला है उसको हम रिलेटेड सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज़ में इस टेक्नोलॉजी को आगे ट्रांसफ़र करें। फिर इसके बाद कई एथिकल या कई लीगल या कई सोशल इश्यूज़ भी आ जाते हैं। इस प्रोजेक्ट के कारण कई इश्यूज़ जो हैं वो भी अराइज हो सकते हैं, तो उनको भी एड्रेस करना या उनसे भी निपटना। So this all were the goals of HGP or Human Genome Project, and this project it was completed in 2003। Okay, start हुआ था 1990 में। So the Human Genome Project it was a 13-year project coordinated by US Department of Energy and the National Institute of Health। During the early years of HGP, the Wellcome Trust became the major partner. Additional contributions came from Japan, France, Germany, China and others. The project was completed in 2003. Knowledge about the effects of DNA variations among individuals can lead to the revolutionary new ways to diagnose, treat and someday prevent the 1,000 disorders that affect the ह्यूमन बींग्स। तो इस तरीके से इसको अगर पूरा का पूरा DNA को या ह्यूमन जीनोम को अगर सीक्वेंसिंग की जाती है तो इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हो जाते हैं, जैसे कि कई डिसऑर्डर्स जो हैं उनको अर्ली वे में डायग्नोस करना और जो वो डिसऑर्डर्स जो कि ह्यूमन बींग को अफेक्ट करते हैं उनको कई तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है। Then besides providing clues of understanding human biology, learning about non-human
organisms, DNA sequences can lead to understanding of the natural capabilities that can be applied towards solving the challenges in the healthcare, agriculture, energy production, environmental remediation. Many non-human models organisms such as bacteria, yeast, Caenorhabditis elegans, a free-living non-pathogenic nematode, Drosophila, the fruit fly, plants, rice and Arabidopsis etc. have also been sequenced. तो ठीक है, ह्यूमन के साथ साथ इतने सारे दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके जीनोम को भी क्या किया गया है, सीक्वेंस किया गया है. और हमारे कोर्स में क्या है, सिर्फ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एंड राइस जीनोम प्रोजेक्ट. अब मैथडोलॉजीज, आखिर किस तरीके से जो है ये HGP या ये पूरा का पूरा इसमें मेथड क्या जो था वो इन्वॉल्व किया गया. सो द फॉलोइंग वेर द टू मेजर अप्रोचेस विच वेर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. पहला है एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स या ESTS और दूसरा है सीक्वेंस एनोटेशन. तो दो मेजर अप्रोचेस जो हैं विच वेर इन्वॉल्व इन दिस मैथडोलॉजी ऑफ HGP. So first approach, let us see what is it. It is express sequence tags या इसको हम ESTS भी कहते हैं. तो ये क्या था इसमें, it was one approach focused on identifying all the genes that expressed as RNAs. These are referred to as the express sequence tags. मतलब इस अप्रोच में इन्होंने क्या किया, वो सारे के सारे जीन्स को आइडेंटिफाई किया जो कि अपने आप को RNA की तरह एक्सप्रेस करते थे, यानी कि जिससे कि RNA का फॉर्मेशन होता है और जो कि कोई ना कोई कोड करेंगे किसी न किसी पॉलीपेप्टाइड को या किसी के लिए वो कोड कर रहे हैं. तो दैट वाज कॉल्ड एज द एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स. That means it identifying all the genes that expressed as RNA. तो एक्सप्रेस्ड, तो यहाँ पर हम क्या करें, दो मैथडोलॉजीज जिसमें कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने उसको यूज़ किया. तो देयर वर टू मेजर अप्रोचेस. फर्स्ट वाज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स. एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में क्या था, ये इन्होंने क्या किया, सारे के सारे जो जीन्स विच वेर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स एज RNA उसको उन्होंने क्या कहा, उसको उन्होंने एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, यानी कि वो सीक्वेंसेस जो कि अपने आप को RNA के रूप में एक्सप्रेस कर रही हैं, उन जीन्स को उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया क्योंकि वही किसी न किसी को कोड करेंगी. तो दिस वाज एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग. मतलब इन्होंने सारे जीन्स को नहीं लिया, उन्होंने आइडेंटिफाई किया कुछ जीन्स को या उन्हीं जीन्स पे फोकस किया जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे थे एज द फॉर्म ऑफ RNA. देन कम सेकेंड अप्रोच, दैट इज़ सीक्वेंस एनोटेशन. इस अप्रोच में क्या था कि पूरे के पूरे इन्होंने सिंपली सारे के सारे होल सेट ऑफ जीनोम को ले लिया. अब इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस पूरे के पूरे उन्होंने इसकी सीक्वेंसिंग कर दी. ठीक है. सो दिस अप्रोच वॉज टू सिंपली सीक्वेंस द होल सेट ऑफ जीनोम दैट कंटेन्ड बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. ऊपर वाले में क्या था, सिर्फ उन्होंने कोडिंग सीक्वेंसेस ली जो कि RNA के रूप में एक्सप्रेस हो रही थी. यहाँ पर इन्होंने क्या किया, कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस पूरी ही ले ली, उसको सीक्वेंसिंग कर दी उसकी, और बाद में उन्होंने अलग अलग रीजन्स को फंक्शन असाइन किया कि ये सीक्वेंस ये फंक्शन कर रहा है, ये सीक्वेंस ये फंक्शन कर रहा है, या ये सीक्वेंस कोई फंक्शन नहीं कर रहा है. सो फॉर सीक्वेंसिंग द टोटल DNA फ्रॉम अ सेल इज़ आइसोलेटेड एंड कट रैंडमली. अब पूरे के पूरे DNA को अगर हमको सीक्वेंसिंग करनी है तो हम क्या करेंगे, पूरे के पूरे DNA को सेल से आइसोलेट करेंगे, फिर उसको रैंडमली कट करेंगे इनटू फ्रैगमेंट्स और उसके छोटे छोटे साइजेस में आ जाएगा. इसको इसलिए किया जाता है कि उतने लंबे स्ट्रेचेस या बड़े बड़े DNA के जो स्ट्रेचेस होते हैं उसको सीक्वेंसिंग करना मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए क्या किया जाता है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दिया जाता है, दैट विच इज़ डन बाय द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स. सो अब ये जो छोटे छोटे पीसेस DNA के मिले हैं इनको क्लोन किया जाता है, इनकी बहुत सारी कॉपीज़ की जाती हैं इन सूटेबल होस्ट. ठीक है. अब ये चीज़ याद रखिए, ये जो हमने अलग अलग छोटे पीसेस किए हैं इनकी हम क्लोनिंग करेंगे. अब इनकी क्लोनिंग हम होस्ट में करेंगे. अब ये होस्ट दो तरह के हैं, बैक्टीरियल होस्ट एंड यीस्ट सेल्स. ठीक है. यीस्ट को और बैक्टीरिया को यहाँ पर हम होस्ट की तरह यूज़ करें फॉर व्हाट,
for cloning these pieces of DNA using specialized vector and commonly used vectors जो हैं यहाँ पर कौन से हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। जो बैक्टीरियल सेल में यूज़ होंगे वेक्टर्स वो हैं बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स, और जो यीस्ट में यूज़ होंगे दे आर कॉल्ड एज द यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब ये वेक्टर्स क्या हैं, ये उसके अंदर जो है वो उस होस्ट के अंदर उस पीस ऑफ डीएनए को लेकर जाना है, तो वो लेकर कौन जाएगा, आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। बैक्टीरिया में लेकर जाएगा तो बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जो यीस्ट के अंदर वो डीएनए के पीस को लेकर जाएगा वो यीस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इस तरीके से BACs और YACs जो है एग्ज़ाम में पूछते हैं। सो दीज आर द कॉमनली यूज्ड होस्ट where bacteria and yeast and the vectors they are called as BAC bacterial artificial chromosome and YAC the yeast artificial chromosomes. Now the fragments produced by cloning, अब ये जो क्लोनिंग हो रहा है बैक्टीरिया और यीस्ट में, इससे क्या होता है, सीक्वेंसेस प्रोड्यूस्ड होते हैं, और ये जो हैं इनको देखा जाता है बाय यूजिंग ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसेस, और इस मेथड को डेवलप किया था एली हुड में। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग क्या होती है। These sequences were later arranged based on some overlapping regions present in them, so the overlapping fragments were generated for sequencing. अब इसमें क्या हुआ कि ये फ्रैगमेंट्स जो प्रोड्यूस हुए क्लोनिंग से, इनकी क्या करी गई, इनकी सीक्वेंसिंग की गई। ठीक है, और इसकी सीक्वेंसिंग जो की गई, इट वाज डन बाय ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग विच वाज डेवलप्ड बाय L.E. Hood. ओके, so the fragments were sequenced using automated DNA sequencers that worked on the principle. These sequences were then arranged based on some overlapping regions present on them. इनकी सीक्वेंसिंग का जो बेस था वो था कुछ ओवरलैपिंग रीजन्स जो इसमें प्रेजेंट थे। दिस रिक्वायर्ड जनरेशन ऑफ ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स फॉर सीक्वेंसिंग। अब यहाँ पर जब हम ओवरलैपिंग रीजन्स को ही बेस बना रहे हैं तो हमको इसकी सीक्वेंसिंग में हमको ये ओवरलैपिंग फ्रैगमेंट्स जो हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब इन सीक्वेंसेस का हम अलाइनमेंट करते हैं, तो अलाइनमेंट ऑफ दिस सीक्वेंसेस वॉज ह्यूमनली नॉट पॉसिबल। इसको अगर हाथ से किया जाए तो ये जो है ओवरलैपिंग ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो द ओवरलैपिंग ऑफ द फ्रैगमेंट्स दे वर जनरेटेड बाय automated DNA sequencing method. So therefore specialized computer based programs they were developed for sequencing these sequences. So these sequences were subsequently annotated and were assigned to each chromosomes. हर एक सीक्वेंस को फिर नोट किया गया और उनको असाइन किया गया कि ये किस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है। So the sequence of the chromosome first was completed only in May 2006. देखिए कितना टाइम लग गया कि सिर्फ क्रोमोसोम 1 पे जितने सीक्वेंसेस प्रेजेंट थे वही कंप्लीट हो पाए थे मई 2006 तक। सो दिस वाज द लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम, 22 ऑटोसोम एंड X एंड Y टू बी सीक्वेंस। अभी तो पूरे के पूरे 24 ह्यूमन क्रोमोसोम जिसमें कि 22 ऑटोसोम और X एंड Y क्रोमोसोम्स थे उनको भी सीक्वेंस करना बाकी था। और अनदर चैलेंजिंग टास्क वॉज असाइनिंग द जेनेटिक एंड द फिजिकल मैप टू द जीनोम्स। पूरे के पूरे जैसे हम देखें कि क्रोमोसोम की मैपिंग की जाती है, उसके बाद इन पूरे के पूरे जीन्स का या पूरे के पूरे जीनोम का जेनेटिक मैप तैयार करना, ये दूसरा जो था ये एक चैलेंजिंग टास्क था। नाउ व्हाट इज़ ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग? मैंने आपको जो बताया कि ये ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस बनाना है जो कि हाथ से पॉसिबल नहीं है। अब ये ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग जो है ये क्या किया जाता है, इंस्टेड ऑफ यूजिंग, पहले क्या था कि रेडियो एक्टिव प्रोब्स वगैरह DNA को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता था या उन ओवरलैपिंग सीक्वेंसेस को पहचानने के लिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप का यूज़ किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पर उसको यूज़ न करते हुए एक फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ किया गया। तो इट यूटिलाइजेस, इस ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग में क्या हुआ, फ्लोरेसेंट डाई वॉज यूज टू लेबल द न्यूक्लियोटाइड्स इंस्टेड ऑफ द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स।
And then next comes the DNA sequencing. So it is the process of determining the nucleic acid sequences, that is the order of the nucleotide in the DNA. It includes any method or technology that is used to determine the order of the 4 bases के ये AGCT किस सीक्वेंस में ये प्रेजेंट हैं, ठीक है. दिस इज़ कॉल्ड एज DNA सीक्वेंसिंग. और ऑटोमेटेड DNA सीक्वेंसिंग में क्या है, यहाँ पर फ्लोरेसेंट डाई का यूज़ किया जाता है उन ओवरलैपिंग न्यूक्लियोटाइड्स को पहचानने के लिए. अब specialized computer-based programs were developed for aligning such enormous sequences. Subsequently, these sequences were annotated and they were assigned to each chromosome. ये मैंने अभी आपको बताया. फिर दूसरा जो चैलेंजिंग टास्क था जेनेटिक मैप्स को प्रोड्यूस करना ऑन द जीनोम, उस जीनोम का पूरा जेनेटिक और फिजिकल मैप बनाना दूसरा चैलेंजिंग टास्क था. सो दिस वाज जनरेटेड. अब फिर भी उन्होंने बनाया ये फिजिकल मैप. इट वाज जनरेटेड बाय द यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट्स. पॉलीमॉर्फिज्म मैंने आपको बताया वो माइक्रो सैटेलाइट्स थे, यानी कि VNTRs थे. उन्हीं को यूज़ करके जो ये रिपीटेटिव DNA सीक्वेंसेस या माइक्रो सैटेलाइट्स हैं, जिसको कि हमने पॉलीमॉर्फिज्म कहा गया था, उसी से ही जो है ये फिज़िकल मैप्स जो हैं वो बनाए गए. Now let us see the silent features of Human Genome Project. देखिए इसके भी आप कम से कम 5 पॉइंट्स जो हैं उसको लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट्स जो हैं वो भी पूछते हैं. सो सम ऑफ द salient features which are observation drawn from the Human Genome Project were as follows. The human genome, it contains 3164.7 million न्यूक्लियोटाइड बेसेस. इतने सारे बेसेस की सीक्वेंसिंग की गई थी. सो द ह्यूमन जीनोम इट कंटेन्स, ये जो है इंफॉर्मेशन मिली इस पूरे के पूरे HGP प्रोजेक्ट से कि टोटल ह्यूमन जीनोम में जो है 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं. और द एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस. एवरेज जीन यानी कि वो DNA का जो स्ट्रेच है, इट इज़ अ जीन. तो वो क्या है, उसमें लगभग 3000 बेसेस, एक एवरेज जीन में ही 3000 बेसेस प्रेजेंट होते हैं. और ये जीन के जो हैं साइजेस दे वेरी ग्रेटली. और जो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन है उसको दैट इज़ डिस्ट्रॉफिन, इट इज़ हैविंग 2.4 मिलियन बेसिस. देखिए ये चीज़ आपको याद रखनी है. तो लार्जेस्ट ह्यूमन जीन का नाम क्या है, द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इट इज़ डिस्ट्रॉफिन. इट इज़ हैविंग 2.4 मिलियन बेसिस. ठीक है, इतने ज़्यादा इसमें बेसिस प्रेजेंट होते हैं. और द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इज़ एस्टिमेटेड एट 30,000. टोटल नंबर जो है वो हमने देखा था पहले 20 से 25,000 था, लेकिन बाद में देखा गया कि द टोटल नंबर ऑफ जीन्स इट इज़ एस्टिमेटेड एट 30,000, मच लोअर दैन द प्रीवियस एस्टिमेट्स ऑफ 80,000 to 1,40,000 जीन्स. Almost all 99.9% nucleotide bases, they are exactly the same in all people. द फंक्शंस आर अननोन. अभी भी 50% जो जीन्स हैं उसके फंक्शंस, जो डिस्कवर किए गए 50% जीन्स हैं उनके फंक्शंस दे आर अननोन. लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन्स. ठीक है, सिर्फ 2% ही जो है, 2% से भी कम जो है जीनोम वो प्रोटीन्स को कोड करते हैं. रिपीटेटिव सीक्वेंसेस मेकअप अ वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम. रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो हैं दे आर, रिपीटेटिव सीक्वेंसेस क्या हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था. रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर द स्ट्रेचेस ऑफ द DNA सीक्वेंसेस विच आर रिपीटेड मैनी टाइम्स, समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स. दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन. ठीक है, उनका कोई डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन नहीं होता है, बट दे शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन. जो क्रोमोसोम 1 होता है इट हैज़ मोस्ट जीन्स, एंड जो Y होता है इसमें सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं, ओनली 231. ठीक है, ये याद रखेंगे कि Y जो है क्रोमोसोम पे सबसे कम जीन्स प्रेजेंट होते हैं. Then scientists have identified about 1.4 million location where single base differences. ठीक है, साइंटिस्ट ने क्या किया है,
1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी देखी हैं जहाँ पर कि सिर्फ एक सिंगल बेस से ही डीएनए में डिफरेंस हो जाता है। दिस इज़ कॉल्ड एज SNPs, या इसको हम सिंगल बेस डीएनए डिफरेंस भी कहते हैं, या इसको हम सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ ये एक सिंगल बेस के कारण ये डिफरेंस इसमें हो जाता है। दिस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, ये देखिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस सिंगल base nucleotide polymorphism, it is also pronounced as SNPs, SNIPS. This occurs in humans. This information promises to revolutionize the process of finding of chromosomal location for disease associated sequencing and tracing of the human history. ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइलेंट फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कुछ 6 पॉइंट्स कम से कम आप लोग इसको याद रखिए। देखिए, फर्स्ट प्रोकैरियोट जिसकी कि पूरे के पूरे कंप्लीट जीनोम को सीक्वेंस कर दिया गया, दैट इज़ हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और फर्स्ट यूकैरियोट जिसका कि कंप्लीट जीनोम हुआ है, दैट इज़ द यीस्ट सैक्रोमाइसिस सर्विसी। और फर्स्ट प्लांट जिसका कि कंप्लीट जीनोम हो चुका है, दैट इज़ स्मॉल मस्टर्ड प्लांट एरिडोप्सिस थैलियाना। And first animal in which complete genome was sequenced, it is a nematode. And so this was all human genome project. So now let us start with our राइस जीनोम प्रोजेक्ट। ये अभी अभी ऐड हुआ है आप लोगों को। तो राइस जीनोम प्रोजेक्ट, इट वॉज अंडरटेकन टू डिस्कवर ऑल इट्स जीन relationship amongst genes, preparation of map-based draft sequence, store the same for future experiments and manipulation. An international rice genome sequencing project was established in 1998 and 10 participating countries including India. So ये कब स्टार्ट हुआ था? It was started in 1998. IRGSP, that is an International Rice Genome Sequencing Project. So it was established in 1998, जिसमें कि इंडिया भी included था along with 10 participating countries. Participants in India initiative for rice genome sequences were IARI एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली। ठीक है, इंडिया में इसका इनिशिएटिव किसने लिया? IARI और यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने इसका इनिशिएटिव लिया राइस जीनोम प्रोजेक्ट या राइस जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। द टूल्स यूज्ड वेयर BAC, दैट इज़ बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, एंड PAC, दैट इज़ P1 phase which is derived P1 phase derived artificial chromosomes। PAC का नाम क्या है? P1 phase derived artificial chromosome। देखिए, राइस जीनोम प्रोजेक्ट में कौन था वहाँ पर? दैट वाज YAC, that is yeast artificial chromosome, and BAC, that is the bacterial artificial chromosome। वो वहाँ पर वेक्टर की तरह यूज़ किया गया था। और यहाँ पर क्या था? BAC और PAC, दैट इज़ P1 phase derived artificial chromosome का यूज़ किया गया। और दिस प्रोजेक्ट इट वाज कंप्लीटेड इन दिसंबर 2002। देखिए, बहुत जल्दी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में ये बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ। व्हेन इट रिलीज्ड अ हाई क्वालिटी मैप बेस्ड ड्राफ्ट सीक्वेंस। अब इस पर क्या फाइंडिंग्स की गई कि राइस हैज़ द स्मॉलेस्ट जीनोम एमंग्स द मेजर सीरियल। जितने भी मेन अनाज हैं उसमें राइस का जीनोम जो है बहुत ही छोटा है। इट हैज़ 5 वेराइटल ग्रुप्स, इंडिका, ऑस और बोरो, बासमती और सादरी, ट्रॉपिकल जैपोनिका एंड टेम्परेट जैपोनिका। ये 5 वेराइटीज़ जो थी वो राइस की थी। एंड देयर आर 389 million bases in rice genome. There are 18.9 million SNPs and 80,127 polymorphic sites। तो ये फाइंडिंग की गई थी राइस जीनोम प्रोजेक्ट से। So student, this was all with this chapter. Hope you all might have understood this. Thank you so much. स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के जो
क्वेश्चन आंसर्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, प्रीवियस ईयर आज क्वेश्चंस एंड क्विज़, ये सब के लिंक्स जो है आगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।